नमस्कार दोस्तों। स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात कर रहे हैं सिविल कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी की। और सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी जो कि बीएससी के इंडस्ट्रीज इंडेक्सेशन के अंदर आती है, उसी में से एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है SEPC लिमिटेड। इसका बेसिकली देखा जाए तो श्रीराम करके आती है, श्रीराम ईपीएस करके, ईपीएस। हम इसका जानने के प्रयास करेंगे कंपनी के बारे में। क्या कहती है कंपनी का स्टॉक मार्केट रिएक्शन। और इसको स्टॉक को कहा जा सकता है स्टॉक पेनी स्टॉक्स है। और स्टॉक ने क्या किया है, स्टॉक ने क्या अच्छी मोमेंटल दिया है या डाउनसाइड देखने को मिली, ये हम चार्ट में देखेंगे। एक ट्रेंडिंग की बात करेंगे जहाँ पे ट्रेंडिंग दिखती है। स्टॉक ने लगातार एक कुछ समय से लगातार गिरता जा रहा है, स्टॉक्स में जो ट्रेंडिंग बनता जा रहा है। हम पहले जानते हैं स्टॉक की फंडामेंटल्स के बारे में, फिर जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कंपनी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में, न्यूज के बारे में। और साथ में जानेंगे जो इसका स्टॉक में कौन से बिग बुल्स हैं या क्या क्या इनका रिएक्शंस क्या निकल के आता है स्टॉक प्रति, जो आगे कितना रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। पहले जानते हैं इस SEPC लिमिटेड के बारे में, जो कि 18 रुपये के आसपास का स्टॉक्स है। और कंपनी के बारे में देखो तो कहती है एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर द इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। और इसके पास भी कंस्ट्रक्शन वाली प्रोजेक्ट है, इसमें वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे काम करती है। प्रोसेस एंड मेटल मीटरलिजी पे काम करती है। माइनिंग एंड मिनरल्स प्रोसेसिंग्स हैं, और भी बहुत कुछ है इसके पास। तो हम इसकी बिजनेस के बारे में देखें तो वो वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर था, प्रोसेसन ये था जो हमने यहाँ पे। अब इसके साथ में देखो ओवरसीज प्रोजेक्ट इसके पास भी है, मतलब इंडिया से बाहर भी काम करती है कंपनी। और साथ में देखें तो इसका नाम पावर सेक्टर में भी काम करती है। इसका पहले जो नाम था, फॉर्मली नाम था श्रीराम EPC लिमिटेड पहले था, बाद में इसका नाम SEPC रखा गया। जानते हैं इसके मार्केट का रिएक्शंस के बारे में। तो हमने इसको प्रोजेक्ट के बारे में जाना, क्योंकि ये फंडामेंटल्स जानना जरूरी होता है किसी स्टॉक में, जो कंपनी आखिर करती क्या है। अब दूसरी तरफ निकल के आती है इसका 18 रुपये के आसपास का प्राइस है। 52 वीक की हाई की बात करेंगे तो निकल के आती है करीब 27 रुपये के आसपास, और लो की बात करें तो निकल के आती है 7 रुपये के आसपास। मैं सात अर्थात ये 20 रुपये का जो गैप है ना, ये एक बॉटम से लेकर के ऊपर तक की रेंज में, तो 20 रुपये का गैप निकल के आता है। और ये 20 रुपये का गैप जो है वो परसेंटेज देखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग परसेंटेज है। लेकिन ये यदि पिछले साल का डेटा है 7 रुपये के आसपास, तो अच्छा बात है। यदि ये मार्केट में गिरावट में है तो फिर एक देखने वाली बात है। तो इसका एवरेज प्राइस क्या निकल के आती है, तो हम देखें 27,734, तो निकलता है करीब 17 रुपये के आसपास। और फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है कितने के ऊपर, करीब 18 रुपये के आसपास। अर्थात ये लगता है ये लगातार गिरती हुई स्टॉक्स हैं, जहाँ पे थोड़ी सी जब गिरती है तो एक पहले बॉटम से स्टार्ट होती, सॉरी, पहले ये ऊपरी सतह से स्टार्ट होती है और लगातार गिरती है, फिर थोड़ी सी चढ़ती है और फिर थोड़ी सी गिरती है। इसी तरह के रिएक्शंस इस स्टॉक में देखने को मिला है, जो स्टॉक लगातार गिरता जा रहा है, जिस तरह के चार्ट हमने यहाँ पे थोड़ा सा देखा है। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, इसीलिए यहाँ पे जो एवरेज प्राइस निकल के आती है ना 52 की हाई और लो के हिसाब से, वो क्या होती है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का जब गिरने के बाद थोड़ा सा चढ़ा है, जिसकी वजह से ये एवरेज से थोड़ा सा ऊपर देखने में मिलती है। चलते हैं आगे और इसका देखें कंपनी के बारे में, जो कि कहती है मिड कैप्स की कंपनी है और फेस वैल्यू करीब 10 रुपये के आसपास। और 10 रुपये के फेस वैल्यू पे कितना 18 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड हो रहा है। ROI कुछ भी है नहीं कंपनी के बारे में। फेस वैल्यू की बात करो, सॉरी, इसकी बुक वैल्यू की बात करूँ तो बुक वैल्यू कंपनी का नियरली 8 रुपये के आसपास निकल के आती है, और स्टॉक 8 रुपये के बेसिस पे ट्रेड कर रहा है कितने का, करीब करीब 18 रुपये के आसपास। मार्केट की कैप बहुत बड़ी नहीं है, मार्केट कैप करीब 2500 करोड़ के आसपास निकल के आती है इस कंपनी में, जहाँ पे इसका ROC करीब 4 के आसपास, ROE करीब 1.9 के आसपास, जबकि फेस वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। तो बुक वैल्यू जो है फेस वैल्यू से डिक्लाइन करती है और कम दिखती है। डिविडेंड डील कुछ है नहीं कंपनी के बारे में। और यहाँ पे कंपनी के डेटा क्या कहती है, कंपनी क्या करती है, जैसे हमने वहाँ पे देखा जो कंपनी जो है वो कहती है जो पोस्ट इन्फ्यूजन कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा, वो कहती है EPS इज द कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडिंग द इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस encompassing design, engineering, procurement, construction, and the project management service in the water process and the process and metal metallurgy and the infrastructure
सेगमेंट्स पे काम करती है कंपनी। साथ में जाने कंपनी के बारे में जो कि और कुछ कहती है, तो उसमें हम थोड़ा सा स्टेप लेते हैं और समझते हैं, जानते हैं कंपनी की इंडस्ट्री के बारे में। हमने पहले कहा सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी है और स्मॉल कैप की कंपनी रही है। बीएससी के ऊपर ये स्मॉल कैप में दिखती है, सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर आती है, इंडस्ट्री के अंदर आती है, इंडेक्सेशन के अंदर फॉल करती है। अब एक साल के चार्ट को देखें तो एक साल के चार्ट में ये लगता है जो स्टॉक ने एक अच्छी खासी, जो हमने कहा था कि एक अच्छी खासी यहाँ पे स्टॉक में मोमेंटल आया था। ये मोमेंटल के बाद क्या लग रहा, स्टॉक ने एक उसके बाद लंबी गिरावट देखने को मिली और गिरावट लंबी थी और लगता है लंबी गिरावट में लंबी गिरावट तक जा सकती है, ऐसा एक्सपेक्टेशन शायद, क्योंकि ये 52 वीक से जो एवरेज से नीचे की कारोबार कर रही है पिछले साल के डेटा बेसिस से। तो ये मैंने चार्ट थोड़ा सा गलत बनाया, यहाँ पे लगता है यहाँ से जब मोमेंटल आया तो वहाँ से गिरावट के बाद थोड़ा सा अभी स्टॉक दोबारा यहाँ से मोमेंटल की तरफ इस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो स्टॉक हो सकता है दोबारा थोड़ा सा नीचे की तरफ जाए, क्योंकि ट्रेंडिंग इसका ऐसे ही दर्शाता है। मैं कोई भी रिकमेंडेशन या एडवाइस की बात नहीं कर रहा हूँ कंपनी में, मैं केवल चार्ट देखे एक एक्सपेक्टेशन करता हूँ जो लगता है मार्केट में इसका ट्रेंडिंग इसी तरह से बनता जा रहा है लगातार। मैं ट्रेंडिंग की बात करता हूँ, कोई चार्ट में एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये होगा तो ये हो जाएगा, ये प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ। अब कॉर्पोरेट एक्शन के साथ लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करें, जहाँ पे हम लेटेस्ट अपडेट के न्यूज पेपर पब्लिकेशन की बात कर रहे थे, वहाँ पे कहती है कंपनी की जो कि डिस्क्लोजर ऑफ द न्यूज पेपर पब्लिकेशन था, जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड और इंग्लिश में दिया था उन्होंने। क्या था उसमें, कंपनी ने शायद अपनी रिजल्ट पब्लिश किया था और रिजल्ट जो दिया था वो रिजल्ट कहाँ निकल के आता है इस कंपनी का, ये निकल के आया SEPC लिमिटेड के बारे में, जहाँ पे कंपनी का एग्जैक्ट अंदर कंसोलिडेटेड ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है। जो इस रिजल्ट के बेसिस पे देखा जाए तो क्या निकल के आती है, इस रिजल्ट को हम देखेंगे, वहाँ पे साथ में देखेंगे और भी समझने का प्रयास। तो ये न्यूज पेपर पब्लिकेशन है जहाँ पे कुछ ही पॉइंट्स को रखा गया है, हम इसका कुछ और पॉइंट्स को देखने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आगे। और इसके बाद लेटेस्ट अपडेट ये था कंपनी के बारे में, जो कंपनी ने कहा, जो हमारे क्या था, ये क्या था, कंपनी के बोर्ड मीटिंग में जो हुआ था, डिस्क्लोजर जो दिया था कंपनी ने, हमारे बोर्ड मीटिंग हुआ था 28 मई को, जिसके में कंसीडर किया था, कंसीडर द अप्रूवल ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसी में जो क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल 31 मार्च के हिसाब से जो किया था। इसके साथ साथ ऑडिटर अपॉइंटमेंट के साथ स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑन द कंपनी प्रोसीड्स, और कोई डिविडेंड का पार्ट यहाँ पे देखने को नहीं आ रही, कोई पॉइंट ऐसा नहीं देखने को आ रही। यही इसका लेटेस्ट अपडेट था। आगे जानते हैं क्या कंपनी के बारे में कहते हैं, और 29 तारीख को इसका अपडेट निकल के आया था रिजल्ट की पार्ट। आगे क्या है कंपनी के बारे में जानते हैं। और कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पे अभी तक रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, तो कॉर्पोरेट एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी 2023 में एक डिविडेंड राइट इशू दिया था, उसके बाद कुछ ऐसा 24 में दिया नहीं, डिविडेंड का पार्ट नहीं था। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा क्या कहते हैं, यहाँ पे डिक्लाइन करती है चीज़ों को। तो कंपनी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी यहाँ पे डिविडेंड नहीं दे रही है, और डिविडेंड का जो पार्ट था वो एनुअल AGM के बाद देती है कंपनी, जो कि डेटा बेसिस कहती है कि सितंबर में देती है। तो सितंबर तो AGM का टाइम होता है, जब AGM के में शेयर होल्डर अप्रूव करती है डिविडेंड के लिए। आगे क्या कहती है कंपनी के, जहाँ पे हमने रिजल्ट की पार्ट को देखा, तो रिजल्ट की पार्ट हम यहाँ पे देखें जहाँ पे ऑडिटर्स रिपोर्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे इनके ऑडिटर्स हैं MSKA एसोसिएट्स, और ये चेन्नई बेस्ड एसोसिएट्स हैं। और कंपनी कहाँ की है, कंपनी के देखो तो कंपनी भी फॉर्मली श्रीराम कंपनी इज द ऑल्सो इज चेन्नई बेस्ड कंपनी SEPC। तो इसकी हम यदि देखें पहली यहाँ पे थोड़ा सा हम और जूम करते हैं, अब निकल के आते हैं यहाँ पे हमारे पास कंसोलिडेटेड डेटा में कहती है कंपनी का ऑपरेशंस जो प्रॉफिट रहा है, ऑपरेशनल इनकम रहा है, वो करीब 16,176 लाख का रहा, जो कि पिछले क्वार्टर से देखा है तो 16,000 करोड़ के आसपास, 16,000 लाख के आसपास था। साथ में देखा जाए यदि पिछले साल को एक ईयर टू ईयर को देखो, कंपेयर किया गया तो करीब 39,887 करोड़ से चेंज होके करीब 60,000 पे जाते हैं। तो ये यहाँ पे काफ़ी मोमेंटल देखने को मिला। यदि मैं उसको 40 मान लूँ तो 40 के हिसाब से यदि 60 होती है तो देखा जाए तो करीब 50% के आसपास यहाँ पे इसके जो ईयर टू ईयर का है वो यहाँ पे इंक्रीज किया है रिवेन्यू। क्या 50% के आसपास रिवेन्यू इंक्रीज किया, तो इसके बेसिस पे इसका प्रॉफिट भी इसी रेशियो से इंक्रीज करता है। तो प्रॉफिट के पार्ट को देखें तो कहती है कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स, और कंपनी की आफ्टर टैक्स की बात कर रहा हूँ, कंपनी पेड फॉर द
बिफोर टैक्स और अब ये आफ्टर टैक्स में निकल के आते 666 लाख का इनके पास टोटल इस क्वार्टर में था, और इससे पहले क्वार्टर में 553 लाख का था। ईयर टू ईयर को देखा है, जहाँ पे कंपनी एक नुकसान कंपनी थी, वहाँ पे कंपनी ने थोड़ा सा एक्टिव लिया है और कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ, और वो निकल के आती है 2228 लाख का। तो यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा जंप किया। मैं इसको 500 ले लेता हूँ तो 5 चौक 20, 400% के आसपास, और नियरली देखा है तो करीब 500% के आसपास यहाँ पे कंपनी के डिक्लाइन सॉरी जो 500% के आसपास यहाँ पे एक इंक्रीज करती है वैल्यूएशंस को। अब मैं सीधा सीधा कैलकुलेशन करूँ तो 500 निगेटिव्स था वहाँ पे 2200 के आसपास वो पॉजिटिव्स रिजल्ट आती है, तो 500% के आसपास निकल के आती है। ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, आगे देखिए इसका, यदि हम स्टर्न लॉन भी आए, शायद स्टर्न लॉन के हिसाब से रिजल्ट देखें कंपनी का, तो अभी निकल के आते 16,176 की लाख के आसपास, और जो ईयर टू ईयर का देखें तो वो सेम ही है। कंसोलिडेटेड और फाइनेंस जो स्टर्न लॉन है, दोनों सेम ही दिख रहा है, इसमें कोई फर्क डिफरेंस नहीं दिख रहा है। 16,176 और 16,176, इसमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। इनके पास लगता है कोई सब्सिडरी वगैरह नहीं है क्या, कोई सब्सिडी नहीं देखने को मिलती है। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, जो रिजल्ट को समझा। बैलेंस शीट भाई यहाँ पे कंपनी का कहाँ गया भाई, वो बैलेंस शीट तो दिख ही नहीं रहा है, केवल ये दिख रहा है। बैलेंस शीट का फिगर कहाँ गया इसका, तो बैलेंस शीट का फिगर नहीं दिख रहा, फिगर नहीं दिख रहा है, सॉरी। इस बैलेंस शीट के फिगर के लिए यहाँ पे मैं गया, और यहाँ पे देखते हैं स्टैंडर्ड लॉन हिसाब से देखा था ऑडिटर रिजल्ट इन द क्वार्टर्स, और ये हम स्टैंड लॉन हिसाब से था, जहाँ पे करीब 16,176 के आसपास, और वैल्यूएशन सेम दिख रही है। साथ में कुछ और देखें जहाँ पे हम केवल वो देखना चाहें कि कंपनी का बैलेंस शीट फिगर्स क्या कहती है। बैलेंस शीट फिगर्स कहाँ गई है इसका, एडजस्टमेंट डिप्रिशिएशंस, और ये क्या है, ये है शायद बैलेंस शीट, ये है स्टैंड लॉन स्टेटस लायबिलिटी की पार्ट है स्टैंड लॉन हिसाब से। और इसके हिसाब से मैं एक चीज़ को बस स्टार्ट में रेशियो हिसाब से लेना चाहता हूँ। वो रेशियो क्या है, वो रेशियो है टोटल सेल्स जो हमारा था, वो करीब कितना का था। वो हम यहाँ पे देखें स्क्रीन के ऊपर, तो ये शायद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आना चाहिए। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ चुका है, मैं यहीं से एक ले लेता हूँ डेटा, जब पे क्रेटी निकल के आती है। तो टोटल सेल्स देखें यहाँ पे तो निकल के आती है करीब 147 करोड़। इससे पहले भी इसका परफॉर्मेंस जो है उससे पहले अच्छा नहीं था, और इससे इस बेसिस पे देखा जाए तो कंपनी ने फिलहाल सबसे टॉप पे कारोबार किया है 147 करोड़ के आसपास का। दूसरी तरफ इसका यदि मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखूं तो ये निकल के आती है करीब करीब 4% के आसपास। इससे पहले इसमें अच्छा खासा 11% के आसपास रहा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट नुकसान भी रहा है, जो कि डिक्लाइन करती है 31% के आसपास, और ये डिक्लाइन करती है सारे के सारे। मतलब कंपनी लॉस में चला रही है। कंपनी मैनेजमेंट कर क्या रही है, 132 1.32 के आसपास था, वहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव दिखता है। आगे क्या कहती है इसका, जो यदि मैं देखूँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूँ, तो नेट प्रॉफिट में कंपनी का फिलहाल 6 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट रहा है। इससे पहले देखा जाए तो 6 करोड़ का प्रॉफिट नहीं था। इनका प्रोजेक्ट में चल क्या रहा है, हर जगह पे देखने को आती है क्वार्टर बाय क्वार्टर इनका नुकसान है 135 करोड़ 136 करोड़। क्या लगता है इनकी मैनेजमेंट पैसे लेके क्या कर रही है, या ये बुक्स के अकॉर्डिंग चल रही है, या पैसे कहाँ जा रही है। यहाँ पे कंपनी का केवल यहाँ पे कुछ सालों में देखा जाए, यदि इस साल का 2024 में, तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इससे पहले कंपनी का बैक टू बैक नुकसान देखने को मिला। हमने इसमें बात किया था जहाँ पे यहाँ पे टोटल सेल्स था 147 करोड़ के आसपास का। तो डेटा हम पूरे साल का डेटा को देखें तो साल के डेटा बेसिस में कंपनी का जो सेल्स रहा, उस सेल्स में करीब कितना का 561 करोड़ के आसपास। इससे पहले कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, 1200 करोड़ के आसपास तक का टर्नओवर था, 744-45 करोड़ के आसपास तक गया था। लेकिन यहाँ पे ये क्या है, इस पूरे 3-4 साल के डेटा को देखें 2020 के बाद के डेटा के 21, 22, 23, 24 के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा सेल्स इंक्रीज किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज किया है, जो कि एक डिक्लाइन में थी वो इंक्रीज करता है। साथ में देखा जाए तो इसकी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में
करीब करीब 23 करोड़ के आसपास का ओवरऑल ईयर टू ईयर का ग्रो है। तो ये ईयर टू ईयर ग्रो में अच्छा यहाँ पे दिखता है, लेकिन ये जो लॉस हुआ, ये लॉस सेटअप को क्या क्या आ सकता है। 264 करोड़ के लॉस है, यहाँ पे 176 का लॉस है, और यहाँ बैक टू बैक लॉस ही चल रही है। इसलिए कंपनी का जो स्टॉक है बैक टू बैक गिरावट में देखने को मिले, इसका रीजन यही हो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव बनाता है, और यहाँ पे देखने को कभी भी आते हैं मैं देखूं तो कंपनी एक साल में ये प्रॉफिट कमाती है, दूसरे साल लॉस करती है। एक ट्रैक देखते हैं चलिए। इसका कंपनी पहले नुकसान में थी, नुकसान चलती थी, नुकसान ही चल रही थी। उसके बाद कंपनी का मूड चेंज हुआ और वो थोड़ा सा प्रॉफिट कमाया, 31 करोड़। 31 करोड़ का जितना कमाया उतना अगले साल में 77 करोड़ का नुकसान ले गया, फिर 179 करोड़ का नुकसान ले गया, फिर 264 करोड़ का नुकसान ले गया, फिर 5 करोड़ नुकसान ले गया, और 5 करोड़ के बाद थोड़ा सा मार्केट को रिएक्ट करने के लिए 23 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो क्या है ये मुझे ही समझ नहीं आता कंपनी का बिजनेस मॉडल्स के बारे में। कंपनी नुकसान में है, ओवरऑल स्टॉक इसीलिए नीचे की तरफ रिएक्शन करता जा रहा है। जो लास्ट स्टेप मैंने यहाँ पे चर्चा किया, जो कि मैं देखूंगा 147 करोड़ के आसपास का टोटल, सॉरी 561 करोड़ का टोटल था इसके पास सेल्स। और यदि मैं डेटर साइड को देखूं, जहाँ पे डेटर साइड में मैं देखूं तो डेटर साइड में क्या निकल के आती है, डेटर्स इसका 300 करोड़ फंसा हुआ है। ये क्या है, अब आप 547 करोड़ में आपके पास 300 करोड़ का डेटर्स भरा हुआ है। डेटर्स की रेशियो क्या निकल के आती है, अब डेटर्स की रेशियो को देखें तो ये हमने लिया था, किस पीरियड का लिया था, मार्च का लिया था, राइट। और मार्च वाले पीरियड के हिसाब से मैं रेशियो लेता हूँ, ठीक है। तो डेटर्स के पार्ट को यदि मैं ले लूँ, डेटर्स डे का, तो 195 डेज का है। क्या है इसका डेटर्स, पैसा कलेक्ट नहीं कर पाती है क्या कंपनी, इसलिए डूब रही है क्या। ये 200 दिन अर्थात बड़ी लंबी है, बड़ी लंबी पीरियड में स्टॉक्स में इसमें पैसा आता है। और ये पैसा कहाँ जाता है, कैश कन्वर्जन सर्कल देखूं तो 195 डेज का है। वर्किंग कैपिटल डे भी करीब 624 दिन का है। इन्वेंट्री डे की तो कुछ है नहीं। डे पेबल की बात करूँ ना, डे पेबल जहाँ पे ये दिख रही थी वहाँ पे डे पेबल नहीं दिख रही है, और उसी यहाँ पे डिक्लाइन करती है कंपनी की। रेशियो में हमने इसको समझा, इसके साथ कुछ जो मैं स्टडी कर रहा था डेटर्स रिसीवेबल्स की पार्ट्स को, तो वहाँ पे क्या निकल के आती थी कि 500 कितना करोड़ था, तो मैं दोबारा चलता हूँ टोटल सेल्स के ऊपर पूरे साल में। और खास के मैं लास्ट क्वार्टर को देखूँ, यदि क्वार्टरली बेसिस पे देखूँ तो लास्ट क्वार्टर में मेरा सेल्स रहा 147 करोड़ का, और इस बेसिस पे पूरे साल में मेरा हुआ 547 करोड़ के आसपास, नियरली टोटल हो गया 561 करोड़ का। अब 561 करोड़ में जो है वो 300 करोड़ जो है वो डेटर्स फंसा हुआ है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि कंपनी 60% के आसपास एक डेटर के पास फंसा हुआ पैसा पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से इनको हो सकता है अगले क्वार्टर में बैड डेट्स हो जाता है, जिसकी वजह से उनको क्या होता है, नुकसान बुक करना पड़ रहा है। ऐसा देखने को मिलती है। चलते कोई बात नहीं, जो है वो तो है, हमने बस इसको ऑब्जर्व किया, समझने का पर्पस किया। लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न को जान लेते हैं, फिर हम जानेंगे अगले स्टेप्स के बारे में। और लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो यहाँ पे प्रमोटर्स ज़्यादा है नहीं, प्रमोटर 26-27% है, बाकी तो पब्लिक के पास छोड़ रखी है। अब यहाँ पे जानूं क्या निकल के आती है। यहाँ पे मैं देखूं इन्वेस्टर पार्ट में, तो यहाँ पे एफआई ने कोई भी नहीं है। यहाँ पे प्रमोटर के पास एसवीएल लिमिटेड जो पहले थी यहाँ पे 21% के आसपास, यहाँ पे मार्क चेंज हो गया, मार्क एबी कैपिटल्स इन्वेस्टमेंट एलएलसी, और ये पैसा प्रमोटर्स हो जाते हैं इनकी मार्क एबी कैपिटल इन्वेस्टमेंट एलएलसी। ये फॉरेन कंपनी है,
अब ये कहाँ की कंपनी है, ये तो एक देखने वाली बात है। यदि ये कंपनी के नाम से सर्च हो जाए तो अच्छी बात है। मैं ज़रा सर्च करता हूँ कंपनी कहाँ की है। तो कहती है मार्कैप कैपिटल्स कंपनी का नाम है, और कंपनी कहाँ की है। ये कंपनी कहती है हम तो बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करती है, मार्कअप कैपिटल्स। और मार्कअप कैपिटल जो कंपनी है वो निकल के कौन से कंट्री का आता है, कहती है द मार्कअप। तो बड़ी लंबी लंबी इसके पास लिस्ट है। कहती है कंपनी द बोर्ड बेस्ड ऑन द हाई नेट वर्थ ऑफ द क्लाइंट बेस्ड थ्रू द मिडिल ईस्ट द सेवरल द वेटरनेंस। और कैपिटल इज द किस कंट्री की कंपनी है वो कहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा तो है नहीं कुछ। कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट में जाके देखो, क्योंकि अवार्ड टेस्ट में जो कंपनी है कहाँ की है वो तो लिखती है नहीं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स, रियल एस्टेट फंड्स और एडवाइजरी काम। अब यहाँ पे देखूँ तो वो कहते हैं कुवैत, यूके। इनके पास जो कंपनी है ये कंपनी है कुवैत की। ठीक है, दो नंबर आ रहे हैं, एक कुवैत एक यूके। इस यहाँ की कंपनी है। चलते हैं आगे और जानते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में दोबारा। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया, इसके प्रमोटर्स साइड को समझने का प्रयास किया, साथ में यहाँ पे एफआई कुछ भी नहीं है। कुवैत की कंपनी है, कुवैत की कोई एफआई नहीं है यहाँ पे। डीआई है हमारे, डीआई करीब 25% है यहाँ पे। और डीआई में सभी देखने को मिलती है बड़ी बड़ी इन्वेस्टर। पहले एसबीआई भी था इसमें, अभी पीएनबी देखने को मिलती है। पीएनबी, सेंट्रल बैंक, द साउथ वेस्ट इंडियन इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, सभी के सभी बैंक यहाँ पे इन्वेस्टेड हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे सभी के सभी पब्लिक की बात करें तो पब्लिक में 11% की होल्डिंग एक के पास है, एसबीआई लिमिटेड, जो कि पहले था प्रमोटर्स, और अभी दिख रहा है यहाँ पे 11% इसकी होल्डिंग्स। ऑब्वियस ज़्यादातर जो होल्डिंग है वो आम पब्लिक के पास है, और सारे के सारे बैंक यहाँ पे इन्वेस्टेड है इस कंपनी के ऊपर। तब भी स्टॉक प्राइस इसकी लगातार गिरती जा रही है। क्या है, ओवरऑल तो परफॉर्मेंस दिया है कुछ सालों में, यदि इसको लास्ट 10 सालों का डेटा देखा जाए तो। लेकिन फिलहाल यहाँ पे लगता है जो स्टेबिलिटी बना रही है उसको हम चर्चा करेंगे थोड़ा सा शॉर्ट में। पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे एनालिसिस के पार्ट को देखें, जहाँ पे कंपनी का परफॉर्मेंस ओवरऑल जो है वो निकला एक टाइम फ्रेम के हिसाब से 10 सालों में 48% का नुकसान है, 5 सालों में 16%, 3 सालों में 241, और ये एक साल तक 109%, 103% के आसपास का ग्रो लेवल देखने को मिला है। अब सीधे सीधे चार्ट में चलते हैं और चार्ट को समझते हैं। चार्ट में यहाँ पे क्या स्टेबिलिटी बना रही है कंपनी या डिक्लाइन कर रही है। रिजल्ट आया है तो रिजल्ट के ये इफेक्ट तो होना चाहिए। यहाँ पे लगता है पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ऊपरी सतह से चलती है लेकिन गिरावट देखने को मिली, और मार्केट में साथ डिक्लाइन करती है। और इस बेसिस पे इसको एवरेज प्राइस को देखा जाए तो मैं केवल एवरेज प्राइस पे यहाँ पे चलता हूँ और एवरेज प्राइस में समझने का प्रयास करूँ। तो इस कंपनी की एवरेज प्राइस 1 महीने के चार्ट को लूँ तो ये निकल के आता है 50 डे के मार्क से कंपनी काफ़ी नीचे का साइडवेज काम कर रही है। 200 डे से काफ़ी नीचे है, तो मतलब मार्केट लगातार इसका एवरेज प्राइस से गिरता जा रहा है। और क्या लगता है यहाँ से अभी फिलहाल देखने को मिला ट्रेंड थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ था, 18 के पास बीच आया था जो कि 29 तारीख तक गिरा था, जो कि थोड़े सा गिरावट के बाद थोड़ा सा चढ़ा था स्टॉक्स। ये यहाँ से हो सकता है रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद कुछ पॉजिटिव रिएक्शन आ जाए और चलना चालू कर इसके। हम इसको समझने का प्रयास किया। कंपनी का नाम था SEPC लिमिटेड। और वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।